गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपको पाठ संख्या 2 पढ़ा रहे थे, भारत के भौतिक विभाग। तो इसकी प्रारंभिक जानकारियां हमने प्राप्त कर ली थी। आज हम आपको भारत का पहला भौतिक भाग पढ़ेंगे, उत्तरी पर्वतीय मैदान या हिमालय पर्वत। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, ये आपने देखा पश्चिम से पूरब तक, ये पश्चिम से पूरब तक है। इसका आकार है अर्धवर्त, आधे वर्त के समान अर्धवर्त है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर है। जबकि चौड़ाई, लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी इन स्थानों पर, ये जो स्थान है वहां पर 400 मीटर है और इधर आपके 150 मीटर है। कितनी आएगी? 150। इनमें इनकी जो ऊंचाई है वो बताएंगे, या आप किलोमीटर में ले सकते हैं। 400 किलोमीटर और इधर आपके 150 किलोमीटर, ये दिखाई दे रहा है, इससे आपको मालूम ही है। इसके अलावा आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस हिमालय पर्वत को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का हिमालय पर्वत। अब इसके आप जो डिटेल देखेंगे, इनकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां, इनमें आपको पहले भी हमने बताया था कि हिमालय जो पर्वत है, उसमें पश्चिमी पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, यानी सिंधु के बाद में आ जाएगा गंगा, और गंगा के बाद में ब्रह्मपुत्र आपके जो असम वाला क्षेत्र है वो आ जाएगा। सिंधु के अंदर आपके पंजाब का कुछ भूभाग आ जाता है, और गंगा नदी के अंदर आपका पश्चिमी बंगाल, यूपी का कुछ भूभाग, ये इसके झारखंड वगैरह ये आ जाते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। पहली बात, ये एक अत्यधिक अश्म अवरोधों में से एक है। लंबाई आपको हमने पहले बता दी 2400 किलोमीटर है, और इसके बाद में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर ये पड़ेगी कश्मीर के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। ये इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखते हैं कि भाग के पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता है। देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय के 3 भाग हैं। 3 भागों में आपने पढ़ा था। पहला, सबसे उत्तरी जो भाग है उसको महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। तो हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला कौन सा हो गया? महान व आंतरिक हिमालय, जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला, जिसमें 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। तो महान हिमालय के बारे में पढ़ा हमने। इसके बाद में आप देखेंगे, महान हिमालय के बाद हिमालय की सबसे भारी, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट, यानी क्रोड ग्रेनाइट से हिमालय पर्वत की जो ये श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। ये यहां पर हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानियां यानी बर्फ की नदियां बहती हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, इसमें दूसरा, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक है वो असम।
है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित सेलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है के बीच है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। ये चीजें आपने पढ़ी। इसके बाद में आप देखते हैं कि महत्वपूर्ण हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक। तो आपने तीसरी जो महत्वपूर्ण हिमालय का जो भाग है उसको हम शिवालिक कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से लेकर 1100 यानी 1100 मीटर। यह श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित है। हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई जाती है। असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच, निम्न हिमालय व शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। दून एग्जाम्पल देहरादून। ये कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। यानी जो पश्चिम है दिशा में और पूर्वी दिशा के अंदर उनको द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों का आधार पर भी विभाजित किया गया। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित सतलज व सिंधु नदी, ये हिमालय भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि सतलज व सिंधु नदी कहाँ है? हिमालय। सतलज व सिंधु नदी हिंदुस्तान के अंदर पंजाब में ही बहती है, अन्य राज्यों में नहीं आती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सतलज व सिंधु नदी के बीच के स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज व काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। ये कहां से आएगा? सतलज नदी और काली नदी के बीच के भूभाग को। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय के नाम से और तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय को सीमांकन करती है, हिमालय के कुछ क्षेत्रों नाम। तो हमने ये जानकारी प्राप्त की कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, हिमाचल हिमालय और इसके बाद में असम हिमालय। पंजाब, कुमाऊं, हिमाचल और असम हिमालय, ये 4 महत्वपूर्ण भागों में हिमालय को बांटा गया। यानी उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त पश्चिम पूर्व में भी आधार के आधार पर इसको 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप। अब आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है हिमालय पर। दिहांग महाखंड, दिहांग ब्रह्मपुत्र जो है उसकी सहायक नदी है। हिमालय दक्षिण की एक तीखा मोड़ बनाती हुई भारत की पूर्व सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। कि ब्रह्मपुत्र जो आपका असम वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ये हिमालय पर्वत का निर्माण कर रही है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तरी पूर्वी राज्य
उत्तरी पूर्वी राज्यों में असम है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये आते हैं। इसमें मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी सेल है से बने, ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकोई, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। यानी पूर्वांचल भारत के अंदर जो असम, आपके नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहां पर भी जो महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं उनमें पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। ये कौन से क्षेत्र में आती है? ब्रह्मपुत्र हिमालय में। ब्रह्मपुत्र हिमालय जिनको अपन असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय के बाद में जो क्षेत्र बचा हुआ है, जो पूर्वोत्तर उत्तरी पूर्वी राज्य जिसको कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, सिक्किम है, इनमें जो पहाड़ियां, ये भी एक अतिरिक्त भाग है। इसके बाद में आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में माझोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोगों का निवास होता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो है माझोली। ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया या ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। इसके बाद में देखेंगे आप, ये आपने हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट आएगा उत्तरी मैदान। नेक्स्ट कौन सा आएगा? उत्तरी मैदान। तो बच्चों, आपने पहला भौतिक विभाग पढ़ा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत, पहला। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदान। दूसरा कौन सा आ जाएगा? उत्तरी मैदान। अब इसमें देखिए 3 प्रमुख नदियां, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो पहली बात होगी कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ से इनका निर्माण हुआ। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यानी कहा जाता है कि जो आपका ये हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत के गिरिपाद यानी नीचे आधार था, वहां पर इस प्रकार की श्रेणियां थी, ऐसे इस प्रकार की द्रोणी थी। इन द्रोणियों में क्या किया कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों अपने साथ जलोढ़ अवसाद लाई और लाखों वर्षों में ये जो इनके जो जलोढ़ जो था उनको भर दिया। यानी कि जो खड्डे थे उन खड्डों को भरकर एक समतल, एक सपाट मैदान का निर्माण किया, जिसको उत्तर विशाल मैदान का नाम दिया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। और 2400 किलोमीटर और इसके अलावा इसकी 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। चौड़ाई कितनी इसकी? 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा यानी मिट्टी का आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक है। तो उत्तर का विशाल मैदान कृषि के लिए उपयुक्त क्यों है? 4 चीज बता देना। 4 चीज कौन सी? समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि यहां सबसे ज्यादा होती है। अब आता उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। निक्षेपण यानी जमाव, जो अवसाद या जलोढ़ है उनको जमा देती है, तो ये निक्षेपण कार्य। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम, यानी नदी इस प्रकार से चलती है तो ऊपर जो ढाल ज्यादा होता है तो नदी तेज गति से चलती है, और जब नीचे आ जाती है तो इस प्रकार से, तो नदी की जो गति है वो धीमे पड़ जाती है
और उसके साथ में जो कंकड़ पत्थर या जलोढ़ है वो एक स्थान पर क्या होता है, उनका जमाव होने लगता है। एक स्थान पर क्या होने लगता है, जमाव होने लगता है। तो ये दे रखा है, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद यानी आपके कंकड़ पत्थर अवसाद वगैरह ये कारण बहुत सी धाराएं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो निक्षेपण होता है। जैसे मान ले ये यहां पर नदियों द्वारा बहाकर लाया जलोढ़ ये यहां जम गया, अब नदी यहां से निकल रही है तो नदी के दो रास्ते, ये इधर बन गई ये इधर आ गई, तो ये वितरिकाएं हो गई। वितरिकाएं हो गई तो आपको मालूम है कि असम तक ये जब नदी जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी रहती है, बाद में कोलकाता के अंदर ये एक नई नदी का आकार ले लेती है, वो नदी बन जाती है क्या, हुगली। कौन सी नदी बन जाती है, हुगली, यानी ये सहायक नदियां बन जाती हैं। ये आपके महत्वपूर्ण था। इसके बाद में आप देखेंगे, आप उत्तरी मैदान देखो, पहले दोआब का अर्थ जान लें। दोआब क्या होता है, जहां दो नदियों के किनारे मिलते हैं, या दोआब दो नदियों के बीच का भाग, दोआब शब्दों से मिलकर बना है। दोआब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है पांच, आप का अर्थ है पानी, यानी पंजाब पांच नदियों का संगम। पांच नदियां सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये पांच नदियों के संगम पर बना है। यानी पंजाब में पांच नदियां बहती हैं, इसलिए इसका नाम होगा पंजाब, यानी पांच नदियां हैं इसका नाम पर। दोआब का अर्थ होता है जहां दो नदियों के किनारों के बीच का जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे ये नदी है, ये नदी है, अब इस नदी का जो बीच का जो भूभाग है उसको कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं, दोआब। आप नेक्स्ट देखेंगे, आप उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया। तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, तीन उपवर्गों में। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी जो सिंधु नदी है तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बना पाकिस्तान में, इंडिया में केवल एक ही राज्य है, वो है पंजाब। इसके अलावा सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, यानी यहां पर दोआब यानी दो नदियों के बीच का भूभाग यहां बहुत ज्यादा मिलता है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भाग के राज्य जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। तो आपने देखा सिंधु का कहां फैला हुआ है, पंजाब, फिर बाद में गंगा नदी और घग्गर में आ जाएगा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, और ब्रह्मपुत्र के अंदर केवल एक स्टेट आएगा, वह असम। तो उत्तर का जो विशाल मैदान में कौन कौन से राज्य आ गए, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और पश्चिमी बंगाल और उसके बाद में आपका ब्रह्मपुत्र में आ गया असम। ये आपने पढ़ा बच्चों। इसके नेक्स्ट में आप देखोगे, नेक्स्ट में आप देखोगे कि उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचावचों में बिना किसी विविधता वाले
समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है, यानी उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको कहा बिल्कुल यह सपाट या समतल है, लेकिन इसके अंदर भी विविधताएं हैं। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला आपके बांगर है, खादर है, भाबर है, ये जो तराई है, इन 4 भागों में इसको बांटा गया, यानी इसको 4 भागों में बांटा गया उत्तर के विशाल मैदान को। सबसे पहले नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है, यानी कंकड़ पत्थर। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। आपने देखा आपका उत्तर का जो विशाल मैदान है, जो उसका ऊपरी जो हिस्सा है जो 8 से 16 किलोमीटर ये चौड़ा है, इसके अंदर कंकड़ पत्थर या इनका जमाव रहता है, तो इसके अंदर खेती नहीं की जा सकती। ये जो नदियां हैं वो भी इनके नीचे ही रहती है, तो ऐसे क्षेत्र को भाबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भाबर। ये आगे सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहा जाता है। जब वर्षा काल के अंदर ये नदियां पुनः निकल आती हैं और उन क्षेत्रों के अंदर नमी हो जाती है, दलदली हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र का नाम रख दिया तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र होता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दूधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति हम आगे बताएंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे तीसरा है पुराने जलोढ़ का बना। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। यहाँ वेदिका जैसी आकृति प्रदेश, इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसा स्थान जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये पुराने जलोढ़ क्षेत्र होते हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यहाँ पर मिट्टी के जो कण हैं मोटे होते हैं, और लास्ट में आपके आएगा खादर, जहां पर बाढ़ का पानी, नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचता है। मिट्टी के कण बारीक होते हैं, ये कृषि के लिए उपयुक्त होता है। तो ये इस प्रकार से हमने उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके 4 भागों के बारे में पढ़ा, भाबर, बांगर, खादर और तराई। तो बच्चों हमने 2 महत्वपूर्ण भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन किया आज। पहला उत्तरी पर्वतीय मैदान या हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान जिसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से भी जाना जाता है। कल हम आपको प्रादीपीय पठार के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।